निखिल आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री की कुछ बातें। निखिल जी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हम 20 मिनट से चुप हाँ, रहे थे, मैं बैठे हैं मिताली आ यहाँ रहा पर। हूँ। प्रधानमंत्री ने तीन चार बातें कही हैं, मुझे लगता है कि उस पर आपकी टिप्पणी ज़रूरी है। एक तो हम जब आज़ाद हुए तो देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में छठे पायदान पर थी और आज हम तीसरे पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनपीए आज की तारीख में 1% हो गया है और पहले वो फ़ोन बैंकिंग का ज़माना था कि नेता फ़ोन करता था और बैंक कर्जा दिया करते थे। बीएसएनएल जैसी बॉडी जो है वो पहले चुटकुलों का वही नहीं लगेगा भाई साहब, और आज की तारीख में वो स्वदेशी का एक बहुत बड़ा झंडा बरदार हो गई है, 4G है। अब यह जो तरक्की है कि उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं। जाहिर है कि सरकार ने कई मोर्चों पर काम किया है, नीतिगत फैसले किए हैं। उन और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में बोला था जब वो श्रद्धांजलि दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कि उन्होंने जो काम किया उससे एक फाउंडेशन बनी। हमारी इकोनॉमी जो आज है वो उन रिफॉर्म्स की वजह से बहुत हद तक है। ठीक। दूसरा, अगर हम लास्ट 10 साल देखें या इनकम $2,500। मोटे तौर पर मिताली ये कह रही हैं कि पॉलिसीज जो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लिबरलाइजेशन आने के बाद से तैयार की गई, उन पर काम 2015 के बाद शुरू हुआ। देश की तरक्की की रफ्तार 2015 के आगे शुरू हुई है। निखिल, मैं आपका मानना चाहता हूँ, बोलिए आप। थैंक यू यशवंत जी। अब मजे की बात यह है, मिताली जी ने कहा कि हमें आंकड़ों पे बात करनी चाहिए, पर एक भी आंकड़े की बात नहीं करी। मैंने तो आंकड़ों की बात करी थी कि 2004 से 14 जीडीपी तिगनी हुई और 14 से 24 जीडीपी दुगनी अगर हुई। आप कम्बैटिव नंबर करेंगे वन। तो फिर मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। आप कम्बैटिव मत मैम, आई एम होइए। नॉट बीइंग कम्बैटिव, नहीं यू प्लीज, आप स्टार्टेड विद कम्बैटिव इंटरजेक्टिंग मी। नहीं, आप नहीं, आई एम नॉट कम्बैटिव बीइंग। मत होइए। नहीं निखिल, आप अपनी बात रखिए। निखिल, मेकिंग। एक बात समझिएगा, 2 पैसे का 2 गुना 4 होता है, लेकिन 8 पैसे का 2 गुना 16 होता है। तो 8 को डबल करने में बहुत मेहनत लगती है, 2 को 4 करने में आसान है। तो आप ऐसे तर्क का जवाब मैं, हाँ, चलिए आइए यशवंत जी, ऐसे तर्क का जवाब मैं नहीं दे आइए पाऊंगा जब अपनी बात आपके पास बेस अपनी ग्रोथ बात ज्यादा रखिए। है। देखिए, कोई भी व्यापारी भी आपको बताएगा 2 करोड़ के 4 करोड़ बनाने ज्यादा आसान होता है, 1 लाख के 2 लाख बनाना इतना आसान नहीं होता। पर मैं इनमें नहीं जाऊंगा। आप जीडीपी ग्रोथ जब भी देखेंगे आपको परसेंटेज बेसिस पे ही जाना सर मैं पड़ेगा, आ आप रहा हूँ। एब्सोल्यूट नंबर्स में से नहीं देख सकते। नंबर वन।
नंबर 2, मैं वही कह रहा हूँ कि आंकड़ों का मैंने जिक्र करा, मिताली से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई उससे हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्पाइक हुई। अटल सरकार ने भी उस चीज को आगे लेके गए, मनमोहन सरकार भी उसे आगे लेके गई और मोदी सरकार भी आगे लेके गई। और मेरा यही मानना है कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। देश का गद्दार, देश का दुश्मन, एडवीना के साथ अय्याशी करने वाला कोई नहीं होता। अनंत जी ने कह दिया कि अटल जी क्या नेहरू जी की आलोचना नहीं करते थे। आलोचना करने का एक स्तर होता है, इस निम्न स्तर पे जाके आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की, विरोधी की इस तरीके से आलोचना नहीं करी कि ये बोल दिया हो कि ये देश के गद्दार हैं, ये ब्रिटिशों के हाथ बिक गए थे, ये तो एडवीना के साथ अय्याशी कर रहे थे, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चक्कर चला रहे थे। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है ये सब नेशनल न्यूज पे बोलते हुए, बट ऐसी सब बातें बीजेपी के सांसदों से और प्रधानमंत्री ठीक द्वारा ठीक, बोली गई मैं हैं अनंत को शामिल कर पूर्व लूं। प्रधानमंत्रियों के बारे में। प्लीज। अनंत, मैं निखिल जी के बातों का प्रतिवाद नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो, अब एक हरिवंश राय बच्चन की कविता, राणा जी आपको याद होगी ना, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो अब आप उस जमाने की तुलना कर रहे हैं। क्या नेहरू जी ने कभी उनको, अटल जी को, या मौत का सौदागर कहा था क्या? उतने निम्न और घटिया स्तर के वाक्यांश का इस्तेमाल किया था क्या? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं करता हूं। मैं देखिए, अपना अगर अतीत दागदार होता है ना, तो दूसरे के दामन पर छींटे नहीं मारने चाहिए। कभी नेहरू जी ने अटल जी को मौत का सौदागर नहीं कहा था। तो इससे जैसा बोओगे वैसा झेलोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं, अय्यासी और एडवीना वाली बातें जो कल निशिकांत ने कही है संसद के पटल पर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इस तरह के भाषणों से, इस तरह के उदाहरणों से बचना चाहिए। ठीक है, सरल कुछ कहना चाहते हैं आप? यशवंत जी, मुझे ये प्रतीत होता है आपकी डिबेट देखकर कि जो अनंत विजय जी है, उन्होंने एक शेड का चश्मा पहना हुआ है, उसको, उस चश्मे के बियॉन्ड वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि उनको याद होना चाहिए कि हिंदू महासभा के नेता देश के पहले चुनाव में किस प्रकार की भाषा यूज करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, महात्मा गांधी के लिए और बी.आर. आम्बेडकर के लिए। हालांकि और इसके पहले जो बात हो रही थी, आई थिंक जो एक विशेषज्ञ है उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो सारे देश आजाद हुए थे वो एक प्रगतिशील देश बन चुके हैं, विकासशील देश बन चुके हैं। भाई, भारत के साथ कौन आजाद हुआ था? लीबिया आजाद हुआ था, सीरिया आजाद हुआ था हमारे 2 साल बाद, इजिप्ट आजाद हुआ था। आज उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और आज भारत की सिचुएशन क्या है? और इसका श्रेय जो जाता है वो डेमोक्रेटिक, हमारे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस को जाता है, जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने रखने का काम किया था। और आपसे पहले एक इकोनॉमिस्ट जो बोल रहे थे मैडम, उन्होंने तरह तरह के आंकड़े दिए कि 2015 के बाद जो स्कीम्स निकली है वो सारी एकदम माइलस्टोन स्कीम्स निकली है। हमने पिछले दिनों कौन सी स्कीम्स निकली? मेक इन इंडिया की स्कीम निकली, स्किल इंडिया की स्कीम निकली, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। पिछले दिनों हमने सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी कि किस तरह से स्किल इंडिया एक गफला है। उन्होंने, सीएजी ने खुद इस बात को तार तार करने का सारे आंकड़े रखे हैं। मेक इन इंडिया ये कहता था कि हम 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर जीडीपी में है वो 25% कर देंगे। आज क्या स्थिति है? आज मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में 12% है। ये मेक इन इंडिया की स्कीम के बिना, मनमोहन सिंह जी की 10 साल जो सरकार चली थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में क्या था? 16.7%। तो ये किस तरह की स्कीम्स है जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आपके जीडीपी में कम कर रही है? तो इस बात का तार, और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार डेयरिंग और डिसाइसिव है, तो डेयरिंग और डिसाइसिव अगर आपकी सरकार है तो ये डिसाइसिवनेस हमें जनरल नरवाने की बुक में क्यों नहीं दिखी? उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक हमारी सेना वहां वेट करती रही और प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री उनको एक डिसाइसिव ऑर्डर नहीं दे पाए। चीनी टैंक हमारी पोजीशंस पे आते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा जो उचित समझे वो करे। हमें ये डेयरिंग और डिसाइसिवनेस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्यों नहीं दिखी? जब हमारी आर्मी को अगर ग्रीन सिग्नल दिया था तो उन्होंने 2 दिन में पाकिस्तान का ये हाल किया, तो अगर 4 दिन और कर लेते
तो पाकिस्तान ये सबक पूरी जिंदगी सीख जाता और 10 साल तक हमारे देश के सामने आंख उठाकर नहीं देखता। लेकिन वहां तो ट्रंप साहब ने सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया और प्रधानमंत्री जी मान गए और हमारे सेना को उन्होंने लिमिट कर दिया। तो ये डेयरिंगनेस और डिसाइसिवनेस हमें वहां क्यों नहीं दिखी? प्रधानमंत्री जी ने बीएसएनएल का भी जिक्र किया, तो फिर इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि किस तरह से बीएसएनएल को 5G अपग्रेडेशन से रोका और बीएसएनएल के 5G लाइसेंसेस जियो को दे दिए ताकि बीएसएनएल का ग्रोथ ना हो, अपने मित्र का ग्रोथ हो। प्रधानमंत्री जी ने तो बैंकिंग की भी बात की, तो कांग्रेस पार्टी ने तो बैंक्स नेशनलाइज करके गरीब से गरीब तबके के लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए। लेकिन क्यों हमें ये दिखा कि जो बैंक हमारी लूट के जा रहे थे, विजय माल्या और नीरव मोदी, उनको प्रधानमंत्री मोदी तो माला पहनाकर एयरपोर्ट तक छोड़ आए। लुकआउट नोटिस था, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी होम मिनिस्ट्री उनको रोक नहीं पाई और वो देश से बाहर भागने में कामयाब हो गए। हाँ, मैं कुछ भी कहूँगा तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं किसी